Hey everyone, this is Shubham Dashora, and in this video we're going to be discussing about the chemiosmotic hypothesis or the proton pumping theory, which was given by Peter Michel. Chemiosmotic hypothesis. तो जो पीटर मिशेल साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये थियरी दी थी 1961 में, और इस थ्योरी में ये हाइपोथेसिस ही है, पर इस थ्योरी में उन्होंने बताया था कि एटीपी का जो सिंथेसिस है वो कैसे होता है प्रोटॉन के मूवमेंट से। अब यार हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था कि फोर्थ कॉम्प्लेक्स तक इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे मूव करता है, और उसके बाद ऑक्सीजन लास्ट में इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। पर अभी भी एटीपी का सिंथेसिस हमको नहीं पता चला कि हो कहाँ रहा है। तो ये होता है फिफ्थ कॉम्प्लेक्स में, और जो मेम्ब्रेन है उसकी स्ट्रक्चर में वापस बना देता हूँ। ये है इनर मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, जो कि फोल्डेड रहती है क्रिस्टे के फॉर्म में, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ये क्रिस्टे के फॉर्म में ऐसे फोल्डेड रहती है। ये हो गया इनर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ये हो गया मैट्रिक्स स्पेस, और ये हो गई आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये हो गया इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इधर हो गया मैट्रिक्स, और ये हो गई आउटर मेम्ब्रेन, और ये हो गया गैप या स्पेस, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, सॉरी इंटर मेम्ब्रेन स्पेस हो गया ये, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो फिफ्थ कॉम्प्लेक्स आता है, और फिफ्थ कॉम्प्लेक्स का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर 3 पार्ट्स आते हैं। सबसे पहले होता है यहाँ पर F0 पार्टिकल, और उसके बाद आता है यहाँ पर स्टॉक, एक प्रोटीन का स्टॉक, और फिर उसके बाद आता है F1 पार्टिकल, ठीक है। अब ये F0 पार्टिकल ना, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ये 10 सब यूनिट्स का बना होता है, 10 सब यूनिट्स, और ये ना ऐसे रोटर की फॉर्म में घूम सकता है। ये ना मोटर की ऐसे स्ट्रक्चर होती है, और ये रोटेट कर सकता है, ठीक है। तो जैसे ही प्रोटॉन्स जो है ना वो इससे मूव करेंगे तो ये रोटेट करना स्टार्ट करेगा। पर प्रोटॉन्स मूव क्यों करेंगे? देखो, हमने जो ETS पढ़ी थी उसके अंदर जो प्रोटॉन्स है ना वो इधर अक्यूमुलेट हो गए थे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज जो है वो इधर अक्यूमुलेट हो गया था, और इसके कंपैरिजन में इधर काफ़ी कम चार्ज है पॉजिटिव का, तो इधर हम शो कर सकते हैं यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। तो एक ग्रेडियंट सेटअप हो चुका है, पोटेंशियल का ग्रेडियंट सेटअप हो चुका है। तो हाइड्रोजन आयंस जो है वो मूव करना चाह रहे हैं इस तरफ कि भाई इधर से इधर मूव करेंगे, क्योंकि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल उनको जाना है, ठीक है। बट ये जो मेम्ब्रेन है ये चार्ज पार्टिकल्स को इतनी आसानी से अलाउ नहीं करती, उनका मूवमेंट जो है वो ऐसे अलाउ नहीं करती, तो इनको एक प्रोटीन चैनल से ही जाना पड़ेगा। वो चैनल है इनके लिए ये जो फिफ्थ कॉम्प्लेक्स है, ये उसके लिए वो चैनल बनता है, और ये जो हाइड्रोजन आयंस है ये यहाँ से मूव करना स्टार्ट करते हैं। 4 हाइड्रोजन आयंस मूव करेंगे तब जाके एक एटीपी का फॉर्मेशन होगा। तो जैसे ये हाइड्रोजन आयंस मूव करना स्टार्ट करते हैं तो ये घूमता है, ये ऐसे घूमता है, इसको मैंने ऐसा बनाया हुआ है, बल्कि एक्चुअल में ऐसे, और ये रोटेट करता है। ये रोटेट करेगा तो साथ में इसका स्टॉक भी ऐसे ऐसे रोटेट करेगा, और ये जो स्टॉक है ये F1 सब यूनिट है, ये होती है 5 F1 जो पार्टिकल है वो होता है 5 सब यूनिट्स का, 5 बीटा सब यूनिट्स। और जैसे ही 4 हाइड्रोजन आयंस जो है आ जाते हैं, तब इस जैसे ये रोटेशन स्टार्ट हो जाता है, तो इन बीटा सब यूनिट्स के अंदर कुछ कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस आ जाते हैं, और उसकी वजह से यहाँ पर जो है एक ADP फॉस्फेट ग्रुप को ऐड कर लेता है और कन्वर्ट हो जाता है ATP के अंदर। तो ऐसे 4 हाइड्रोजन आयंस के आने पर एक ATP का सिंथेसिस होगा, वापस से 4 हाइड्रोजन आएंगे और एक ATP का सिंथेसिस होगा। बट नेक्स्ट टाइम में 2 ही हाइड्रोजन आएंगे और जो है हाफ ATP का सिंथेसिस होगा, बट वो हाफ ATP नहीं है, वो एक्चुअल में एक ATP है। इसीलिए ये हाइपोथेसिस है, क्योंकि अभी तक एक्चुअल में प्रूव नहीं हुआ है कि ये सिंथेसिस कैसे हो रहा है। अगर 2.5 तो अब आधी ATP तो कैसे भी बन नहीं सकती ना, एक्चुअल में 4 हाइड्रोजन से आएंगे, पर वो ओवरऑल में बैलेंस हो जाते हैं। जो ओवरऑल इक्वेशन आती है ना उसमें हाइड्रोजन आयंस बैलेंस हो जाते हैं, और फिर हम लिख देते हैं कि नहीं भाई 3 ATP बन गए हैं, और जो है हाइड्रोजन आयंस के मूवमेंट की वजह से, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से जो है ATP का सिंथेसिस होता है।
अब एक और टर्म आती है कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या होता है। तो यार फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। और यहाँ पर क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के कारण मतलब उसकी वजह से ही फॉस्फेट ग्रुप जो है वो एडीपी में ऐड हो रहा है और एनर्जी का सिंथेसिस हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं यहाँ पर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन में क्या हो रहा था कि सबस्ट्रेट से जो फॉस्फेट मिल रहा था वो एडीपी में ऐड हो रहा था और फिर वहाँ पर एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा था, मतलब वहाँ पर सबस्ट्रेट से जो है वो डायरेक्टली एनर्जी मिल रही थी और यहाँ इसलिए वहाँ पर सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हो रहा था। और यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की वजह से हमको एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए यहाँ पर है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो बस यही है केमियोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। ये सिमिलर जो मैकेनिज्म है ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी होता है, जो थाइलाकोइड रहता है ना उसके अंदर भी सेम होता है, बट उसके अंदर जो जेड स्कीम होती है ना, जेड स्कीम, उसकी वजह से जो है प्रोटॉन्स जो है इधर अंदर की तरफ आ जाते हैं उसमें ल्यूमेन के अंदर, और फिर बाद में वापस से वो बाहर जाते हैं और एटीपी का सिंथेसिस होता है। उसमें भी सिमिलर प्रोसीजर ये, बस वहाँ पर हम इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। और रेस्पिरेशन में भी केमियोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस से एटीपी का सिंथेसिस जो है वो एक्सप्लेन किया जा सकता है। सो या दिस इज द explanation of chemoosmotic hypothesis, and yeah, thank you so much for watching the video. Goodbye and take care.